हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ अड्डा के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इरेडा के आईपीओ के बारे में। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं इस आईपीओ के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और आईपीओ से जुड़ी लेटेस्ट जीएमपी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये जो कंपनी जनरली काम क्या करती है। दूसरे नंबर पर जानेंगे कि इसके ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये जो कंपनी आईपीओ लेके आई है वो आईपीओ क्यों लेके आई है। तीसरे नंबर पर जानेंगे कंपनी के कुछ पीयर ग्रुप के बारे में कि इसके जैसे मार्केट में और कौन कौन सी कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है। चौथे नंबर पर जानेंगे कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में कि ये जो कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। पाँचवें नंबर पर जानेंगे कंपनी के कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में कि ये जो कंपनी का आईपीओ कब से ओपन हो रहा है और कब इसका क्लोजिंग डेट है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका आईपीओ का जीएमपी के बारे में जानेंगे और जानेंगे इसके कंक्लूजन के बारे में कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, जरूरत पड़े तो स्पीड बढ़ा के 1.5x पे या 2x पे देख लीजिए। इससे क्या होगा कि इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो सारा का सारा दूर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए वीडियो में बिना किसी देरी के सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के बारे में। पहले तो देखिए ये जो कंपनी आई थी 1987 में आई थी, एनबीएफसी के रूप में आई थी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में आई थी। यानी इससे तो आपको पता चल गया कि ये जो कंपनी है एनबीएफसी कंपनी है, यानी लोन देने वाली कंपनी है, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो देखिए ये तो बात है ये कंपनी का, यानी देखा जाए तो ये जो कंपनी है मार्केट में 35-36 साल से अपना काफ़ी पकड़ बनाए हुई है, काफ़ी एक्सपीरियंस है कंपनी को इस मतलब सेक्टर में। तो ये अब बात किया जाए तो ये जो कंपनी है ये जो है भारत सरकार के एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है गवर्नमेंट का। अब बात कर लेते हैं कि ये कंपनी जनरली काम किसको फंड करते हैं, किसको लोन देते हैं। देखिए ये जो जनरली कंपनी है वो किसी मतलब इंसान को लोन नहीं देती, आम आदमी को लोन नहीं देती। ये जो फंड करती है रिन्यूएबल एनर्जी को फंड करती है। यानी देखा जाए तो जो भी आप पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां देख सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है उसको ये कंपनी लोन देती है। जैसे हो गया सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उसको ये कंपनी फंड करती है। तो आई होप आपको कंपनी का काम पसंद आया होगा। अगर कंपनी का काम पसंद आया होगा तो कृपया एक लाइक जरूर दीजिए। चलिए कुछ और कंपनी के काम के बारे में देख लेते हैं। देखिए तो ये जो कंपनी है अभी तक की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो है लोन बांट चुकी है। उसमें से बात करें तो कंपनी मतलब अपने पास ताकत रखती है कि मतलब आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके 90% का अमाउंट आपको लोन दे सकती है। मान लीजिए कि आपका किसी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने में 100 रुपये लग रहा है तो कंपनी आपको 90% तक यानी 90 रुपये तक लोन देने के लिए रेडी रहती है किसी भी हालत में। तो ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। और देखा जाए तो ज़्यादा कंपनी का जो लोन है वो लॉन्गर पीरियड के लिए है, यानी 25 साल तक के लिए कंपनी लोन देती है। ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म लोन नहीं देती है, शॉर्ट टर्म ही लोन देती है, लेकिन कंपनी के पास ज़्यादातर लॉन्ग टर्म लोन है जो कि कंपनी के लिए अच्छा ही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन पे कंपनी का टैक्स भी सरकार को कम देना पड़ता है। वहीं बात करें तो अभी तक इसका लोन पोर्टफोलियो का कब मतलब कौन कितना लोन किस सेक्टर में दी है कंपनी। तो देखिए बात कीजिए सबसे ज़्यादा लोन दी है वो दी है सोलर एनर्जी में। अपना जो लोन का कैपेसिटी है वो 30% सोलर एनर्जी को दी है और उसमें से 22-23% विंड एनर्जी को दी है। यानी देखा जाए तो सोलर और विंड पे कंपनी ज़्यादा फोकस करती है। और स्टेट यूटिलिटीज़ के लिए 19% दी है और स्मॉल हाइड्रो के लिए भी 11% के आसपास दी है। बायोमास के लिए भी करीबन 6% के आसपास ये कंपनी दी है। यानी देखा जाए तो ये जनरली है जो रिन्यूएबल सेक्टर पे ये कंपनी काम करती है, जो कि आने वाले दिन में और मतलब डिमांड में रह सकता है। यानी कंपनी का काम तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो आई होप कंपनी का काम आपको भी पसंद आया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्ट के बारे में कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है। तो कंपनी बता रही है कि इससे जो पैसे जुटाएगी वो फ्यूचर में भविष्य में ये कैपिटल जो इसको काम पड़ने वाले पैसा का उसमें ये अपना मदद लेगी, इस कैपिटल को आप फ्यूचर में कहीं लगाएंगे। दूसरे नंबर पे ये चाहती है कंपनी की एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज पे लिस्टिंग होना है, जैसे BSE NSE पे स्टॉक एक्सचेंज जो है उस पर लिस्ट होना चाहती है और अपना ब्रांड इमेज बढ़ाना चाहती है। तो आई होप कंपनी का ऑब्जेक्ट भी आपको पसंद आया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके पीयर ग्रुप के बारे में। तो देखिए इसके जैसी मार्केट में और 2 कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है। एक वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक है REC। अगर इन दोनों का आप पिछला पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो ये दोनों काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के हमें दी है पिछले 1 से 2 साल में। तो आई होप ये आपको पीयर ग्रुप भी इसका पसंद आया होगा। अगर अब हम चले अब इसका देख लेते हैं, हम इसके कुछ फंडामेंटल पर नजर डालते हैं। तो फंडामेंटल में हम करीबन 3 साल का फंडामेंटल लेने वाला है, 2021 का, 2022 का, 2023 का। और अभी लास्ट में बात करें तो हम फाइनेंशियल ईयर 2024 भी लिए हैं
2024 तक का Q2 तक का हम फाइनेंशियल ईयर लिए हैं। तो आई होप, चलिए हम सीधा अब बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। तो देखिए 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 2657 करोड़, 2022 में हुआ 2874 करोड़, 2023 में 3483 करोड़ और 2024 में 2320 करोड़। यानी देखा जाए तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी लगातार ग्रो करती आ रही है, रेवेन्यू के मामले में कंपनी पीछा नहीं है। वहीं एक्सपेंस की बात किया तो 2021 में कंपनी एक्सपेंस था 2088 करोड़, 2022 में कंपनी एक्सपेंस हुआ 2040 करोड़, वहीं 2023 में कंपनी एक्सपेंस हुआ 2344 करोड़ और वहीं 2024 में कंपनी एक्सपेंस हुआ 1501 करोड़। यानी देखा जाए तो एक्सपेंस के मामले में 2021 से 22 में तो थोड़ा सा डिप आया था, लेकिन फिर से कंपनी ट्रैक पे आ गई और कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंस भी कर रही है। वहीं बात की जाए अपने प्रॉफिट पे तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था 346 करोड़ के आसपास, वहीं 2022 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 663 करोड़, वहीं 2023 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 864 करोड़ और 2024 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 589 करोड़। यानी देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है और कंपनी का प्रॉफिट 2022 से 2023 फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो वो बढ़ा है 36% के हिसाब से कंपनी ग्रो की है। यानी देखा जाए तो अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। वहीं बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का तो 2021 में कंपनी के पास रिजर्व था 1386 करोड़, वहीं 2022 में कंपनी के पास रिजर्व हो गया 1776 करोड़, वहीं 2023 में कंपनी के पास रिजर्व है 2310 करोड़ और वहीं 2024 में कंपनी के पास रिजर्व है 2550 करोड़। यानी देखा जाए तो कंपनी लगातार रिजर्व भी अपने पास रखे रही है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक डाउनग्रेडिंग वाला बात है जो कंपनी पे उधारी बहुत है। अगर बात की जाए उधारी का 2021 में तो कंपनी के पास 24,000 करोड़ के आसपास उधारी है, 2022 में कंपनी के पास 27,613 करोड़ के आसपास उधारी है, 2023 में कंपनी के पास 40,165 करोड़ के आसपास उधारी है और अभी तक बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 24 का Q2 तक का तो 39,850 करोड़ का उधारी कंपनी के पास है। यानी देखा जाए तो कंपनी के पास उधारी बहुत ज़्यादा है जो कंपनी के लिए एक डाउनग्रेडेड बात है। लेकिन देखा जाए तो इस सेक्टर में जनरली जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है उस पर तो इतना उधारी रहता ही है और ये NBFC कंपनी है तो उधारी तो इतना रहता ही है। तो ये तो है फंडामेंटल के बाद। चलिए और हम देख लेते हैं कुछ और पैरामीटर की बात। तो बात करते हैं पी रेशियो का। तो कंपनी जो आ रही है 8 के पी पे आ रही है। अगर इसका इंडस्ट्री पी देखे तो वो चल रहा है 17 का। यानी देखा जाए तो अपने दुगुना कम वैल्यूएशन पे लिस्ट होने जा रही है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात है। मार्केट में इसको काफ़ी लोग पसंद भी करेगा कि इतनी कम वैल्यूएशन पे कंपनी जो आ रही है, सस्ती वैल्यूएशन पे हमें कंपनी मिल रही है। अगर डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 6.77 का है, जो कि काफ़ी हाई है, कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा डेट है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 15% के ऊपर है, यानी 1544 के ऊपर है। जनरली ये अच्छा ही है रिटर्न ऑन इक्विटी। और अर्निंग पर शेयर देखें तो 3 रुपये 78 पैसा का पर शेयर पे अर्निंग है कंपनी का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो वो भी है 15% के ऊपर, जो कि अच्छा ही है। ये तो है कुछ और इंडिकेटर के बारे में। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके कुछ IPO डिटेल के बारे में। तो बात करते हैं IPO डिटेल के बारे में। तो ये जो IPO ओपन होने वाला है 21 से लेकर 23 नवंबर के बीच में ये IPO ओपन होगा। और IPO का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है, 30 रुपये से लेकर 32 रुपये पर शेयर, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और ये काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे भी हमें मिल रहा है। अगर IPO की टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 2150 करोड़ का इशू साइज है IPO का। और वहीं बात की जाए IPO का फ्रेश इशू का तो वो है 1290 करोड़, जो कि अच्छी बात है, जो कंपनी के लिए यूटिलाइज होगा। और वहीं ऑफर फॉर सेल के तहत 860 करोड़ का जो है प्रमोटर अपना शेयर बेचेंगे इसमें। वहीं मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, एक लॉट में 460 शेयर मिलेंगे, 14,720 रुपये मिनिमम आपको अमाउंट पे करना होगा। वही IPO की फेस वैल्यू की बात करें तो IPO का फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है और रिटेल का इसमें एलोकेशन रखा गया जो 35% का रखा गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। और लिस्टिंग की बात करें तो ये BSE और NSE दोनों लिस्ट होगी। ये तो कुछ IPO डिटेल के बारे में। और चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके अलॉटमेंट के बारे में। तो देखिए इसका जो अलॉटमेंट हमें मिलने वाला है वो मिलेगा 28 नवंबर को। इसका हमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा तो वो मिलेगा लिंक्डइन के वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहीं रिफंड की बात करें तो 28 नवंबर को हमें रिफंड भी मिल जाएगा, सेम डे हमें रिफंड भी मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो। और क्रेडिट की बात करें तो 29 नवंबर को हमारे अकाउंट में या डीमेट में क्रेडिट हो जाएगा इसका शेयर, अगर हमें इसका अलॉटमेंट मिलता है तो। और IPO की जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो रखा गया है 1 दिसंबर को, यानी 1 दिसंबर को ये IPO हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अलॉटमेंट के बारे में और लिस्टिंग के बारे में। अब चलिए हम आ जाते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे और जानते हैं सबसे पहले इसके GMP क्या चल रहा है। तो देखिए अभी तक IPO ओपन होने में तो टाइम है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो मार्केट में इसका अच्छा खासा GMP बरकरार है। 10 से 15% का इसका GMP अभी तक चल रहा है। अगर 15% के हिसाब से अगर बात करते हैं 15-16% हम राउंड फिगर में लेके चल रहा है तो 5 रुपये पर शेयर हमें प्रॉफिट बता रहा है।
460 शेयर का लॉट है। अगर उस हिसाब से देखते हैं तो हमें 2300 करीब में इसमें प्रॉफिट हमें बता रहा है। देखा जाए तो अच्छा खासा पर लॉट हमें 2300 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। तो ये तो हो गई जीएमपी के बात। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कंक्लूजन किस में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए मेरे तरफ से बात की जाए कि लिस्टिंग गेन के लिए कैसा रहेगा, तो लिस्टिंग गेन के लिए तो मैं तो इसमें जीएमपी देखकर ही अप्लाई करने वाला हूँ। अगर आपको भी लेटेस्ट जीएमपी चाहिए तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में उसका लिंक दिया हुआ है। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो मैं तो तीसरे दिन देख के ही अप्लाई करने वाला हूँ। अगर 15% से ऊपर जीएमपी रहा तो मैं ज़रूर इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। तो लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसमें ज़रूर अप्लाई करने वाला हूँ। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के पास एक ही मतलब खास कमी है कि मतलब इस पर उधारी बहुत ज़्यादा है। कंपनी के पास उधारी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये कंपनी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ही उधारी है। और जो कंपनी के पास उधारी है इसलिए है क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म लोन देती है और कंपनी को मतलब प्रॉफिट भी होगा तो लॉन्ग टर्म में होगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में एक क्वार्टर में जल्दी से प्रॉफिट हो जाए, ऐसा बात नहीं है। तो कंपनी मतलब अंडर वैल्यूएशन भी आ रही है, कंपनी की सस्ती वैल्यूएशन रखी गई है। और इसका जो पीयर ग्रुप का हम देख सकते हैं तो पीयर ग्रुप भी इसका अच्छा करते नज़र आ रहे हैं। यानी ये भी मतलब अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ करेगी ही करेगी, अच्छा कर सकती है। ये भी जिस सेक्टर में है, रिन्यूएबल सेक्टर में है, तो वो डिमांडिंग सेक्टर रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी 1 से 2 साल के लिए इसमें जाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए अच्छी कंपनी, अगर मौका मिले तो इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर जाऊँगा। और मतलब लिस्टिंग अगर मतलब आईपीओ नहीं भी मिले तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इसको अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो आई होप मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी जाऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने जो भी आपका सवाल हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।